नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट आज यानी कि 17 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। तो कपाट बंद होने से पहले बड़ी संख्या में भक्त आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे। आज रात 9:07 पर भगवान बद्री विशाल मंदिर के कपाट अगले 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। ऐसे में आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे। आज रात 9:07 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और 6 महीने के लिए बद्रीनाथ धाम दर्शनों के लिए बंद रहेगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। आज से शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। तो बद्रीनाथ धाम कपाट बंद करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और रात 9:07 पर कपाट बंद कर दिए जाएंगे। तो रात 9:07 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। भगवान का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। बड़ी संख्या में धाम में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। लगभग 6 महीने ये कपाट बंद रहेंगे। क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? किस तरीके से ये कपाट बंद किए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए साहिल, जिस तरह से अब 2024 की जो चारधाम यात्रा है वो आज समाप्ति की ओर है, क्योंकि सबसे पहले जो आपने देखा होगा साहिल कि चाहे गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो या आपका केदारनाथ हो, यहाँ के कपाट जो है नवंबर से महीने में जो बंद हो गए थे। लेकिन जब सबसे अंतिम जो कपाट जो है भगवान बद्री विशाल के बंद होते हैं साहिल, तो जी 13 तारीख यानी 3 दिन से पहले जो है यहाँ पे पूजा अर्चनाएं शुरू हो जाती हैं। तो 13 नवंबर से लगातार जो है यहाँ पे पूजा अर्चना है। सबसे पहले जो है आदिकेश्वर के कपाट बंद हुए, उसके बाद जो है गणेश जी के कपाट बंद हुए और उसके बाद जो है बिहार जी के कपाट बंद हुए। और आज जो कल का जो समय था साहिल, तो कल जो है लक्ष्मी माता जी के मंदिर में यहाँ पे भोग लगा। लक्ष्मी माता जी को निमंत्रण दिया गया कि आप जो है नारायण के मंदिर यानी भगवान बद्री विशाल के मंदिर में इनको बुलाया गया। आज जो है 17 नवंबर यानी कि 17 नवंबर को जो है भगवान बद्री विशाल के कपाट जो है आज 9:07 यानी रात्रि को 9:07 पे बंद होंगे साहिल। क्योंकि जो चारधाम यात्रा हमारी थी, जो चारधाम यात्रा जो 2024 की थी, क्योंकि बीच में आपने भी देखा होगा साहिल की जिस तरह से मौसम ने दखल दी है, तमाम सारे लैंडस्लाइडें हुई। केदारनाथ का हमने जिक्र किया था कि यहाँ पे जो है यात्रा को जो है रोका गया। तो बद्रीनाथ के जो कपाट हैं वो आज जो है 6 महीने के लिए जो भगवान नारायण यहाँ पे पूजा करेंगे और उसके बाद जो है 9:07 से जो कपाट बंद होंगे साहिल, उसको लेकर जो है बद्रीनाथ के जो पुजारी हैं या मंदिर समिति के जो लोग हैं या जो स्थानीय प्रशासन है, यहाँ पे जो SDRF है, NDRF है, क्योंकि तमाम लोगों को जो है यहाँ पे बुलाया गया है साहिल इस बार की यात्रा में। क्योंकि इस बार जो है बारिश ने जो है बहुत दखल अंदाजी की, तो अपनी जाने भी लोगों को गंवानी पड़ी। इसके लेकर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ साहिल की जो बद्रीनाथ के समय लोग पहुंचे हैं 15,000 से ऊपर जो है साक्षी होंगे कि जो भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे साहिल। तो इसको लेकर जो तैयारियां पूरी हैं और 9:07 पे जो है भगवान बद्री विशाल रात्रि को बंद हो जाएंगे। उसके बाद जो है पांडुकेश्वर यानी पांडुकेश्वर के लिए जो डोली है, शंकराचार्य है, कुबेर जी है, इनकी डोलियां जो है यहाँ से प्रस्थान करेगी और आने वाले जो 6 महीने की जो यात्रा है वो उसके दर्शन जो है, उसकी पूजा अर्चना जो है पांडुकेश्वर में होगी। और जो शंकराचार्य की जो गद्दी है वो आपके जो जोशी मठ जो है नरसिंह मंदिर में यहाँ पे लाई जाएगी। तो पूरी तैयारियां जो है कर ली गई हैं साहिल। अगर यात्रा की अगर बात करूँ साहिल, तो इस समय जो है 13 लाख से ऊपर लोगों ने जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शन करके जा चुके हैं। हालांकि आज जो है 2024 की जो यात्रा का जो समापन का जो आगाज होगा, इसको लेकर हजारों की संख्या में लोग जो है बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हुए हैं साहिल। पुष्कर, बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि लगभग
13 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर दर्शनों का लाभ इस बार लेते हुए नजर आए हैं। यानी कि व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो चारधाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं इस बार काफ़ी ज़्यादा बेहतर रही बार की यात्रा से, और आगे भी इन यात्राओं को लेकर जिस तरीके से काम किया जाएगा सरकार की तरफ से, लगातार ये आश्वस्त किया जा रहा है कि और ज़्यादा बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए की जाएंगी और आने वाले समय में चारधाम यात्रा की जो महिमा है वो और ज़्यादा प्रारूप होती हुई यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साहिल, आपने सही कहा कि जिस तरह से हमारी जो उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी माना जाता है चारधाम यात्रा को, और राजस्व को से लेकर जो है तमाम चाहे आप सड़कों की बात करें या कनेक्टिविटी की बात करें या प्रशासन की अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूं साहिल, तो क्योंकि उत्तराखंड एक की जो भौगोलिक स्थिति है, परिस्थिति है, वो भिन्न है। क्योंकि अगर बद्रीनाथ और केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री की अगर बात करी जाए साहिल, तो यहाँ पे जब बरसात होती है, बरसात के क्योंकि 2-3 महीने जो है बरसात के कारण जो है यात्रा जो हमारी हमारी जो है कम हो जाती है, और उसके बाद जब बरसात समाप्त हो जाती तो उसके बाद जब यात्रा चलती तो पीक पॉइंट पर यानी कि जो अब जो है 2025 की जो चारधाम यात्रा हमारी शुरू होगी साहिल, उसको लेकर जो है प्रशासन हो, चाहे आपको जो है स्थानीय लोग हों या हमारे जो है यात्री हों, इनके लिए जो अधिक से अधिक जो सुविधा जो है इसमें सरकार देगी, उसको लेकर भी प्लेटफॉर्म इस समय तैयार किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर्यटन विभाग की तरफ से भी किया जा रहा है, क्योंकि साहिल लगातार जो है चारधाम यात्रा जिस तरह से उत्तराखंड में होती है और मई से स्टार्ट हो जाती है और आपका जो है नवंबर तक अंतिम तक चलती है। हालांकि 2024 की अगर मैं बात करूं साहिल, तो 2024 में भी जिस तरह से जो आपदाएं आई या बारिश इसको लेकर सरकार हो चाहे स्थानीय प्रशासन, कड़ी मेहनत इस समय करनी पड़ी, लेकिन जो हमारी यात्रा थी साहिल वो सुगम और सरल बनाने के लिए जो है चाहे उत्तराखंड सरकार हो चाहे उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है इस पर मॉनिटरिंग कर रहे थे, सचिव जो है इस पर मॉनिटरिंग करे। तो कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा हमारी जो है 2024 की समाप्त होने जा रही है आज, तो एक सुगम और सरल। चलिए पुष्कर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना एवं उससे संबंधित विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें से क्रैश बिल्डिंग, मॉडर्न दून लाइब्रेरी, स्मार्ट वाटर एटीएम, परेड ग्राउंड रिनोवेशन सहित 19 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। बिल्डिंग का कार्य देर से शुरू होने के कारण अभी तक गतिमान है। उन्होंने अधिकारियों को स्मार्ट सिटी के शेष कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2025 तक ग्रीन बिल्डिंग का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी का काम अब हमारा एक यदि हम काम को छोड़ दें तो लगभग हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए। और जो एक काम है ग्रीन बिल्डिंग का, जो काम थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट हुआ, कुछ कारण बने थे, और बीच में भी एक बार को काम रुका था, जिसमें कर्मचारी या मजदूर ठेकेदार के बीच कुछ छोटा मोटा एक विषय था, जिसको भी सॉर्ट आउट कर लिया गया है। काम आज शुरू हो रखा है, और जो CPWD के अधिकारियों के द्वारा मुझे बताया गया कि अक्टूबर 2025 तक ये काम कंप्लीट होगा। इसमें चाहे बारिश से आए चाहे कुछ और हो, उस स्टेज से। उधर जनपद में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी नोडल अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया कि निकाय चुनाव संबंधी सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूर्ण किया जाए, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि नगर निकायों के सभी अधिशासी अधिकारी बिजली, पानी, शौचालय आदि का स्वयं निरीक्षण कर लें। जिन मतदेय स्थलों पर मरम्मत का कार्य आवश्यक है, उनका प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध करें। मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम में आयोग के मानकों के अनुसार बैरिकेडिंग और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं की जाएं। निर्वाचन के दौरान शांति, सुरक्षा और चिकित्सा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी सहित सभी उपस्थित रहे। देखिए, अब क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निरंतर पत्राचार किया जा रहा है नगर निकाय चुनावों को लेकर, तो उसी संबंध में आज सभी का उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिए स्ट्रांग रूम, मतदान पेटियां, वाहनों की व्यवस्था, सेक्टर मजिस्ट्रेट, संवेदनशील बूथों का निर्धारण करना, इन सब को लेकर चर्चा की गई और सभी को अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो भी पत्राचार राज्य निर्वाचन आयोग से किया जा रहा है उसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें, क्योंकि चुनाव एक
महत्वपूर्ण और गंभीर प्रक्रिया है, तो इसमें किसी भी तरह की लापरवाही। वहीं उत्तराखंड में लंबे समय से उपनल कर्मियों की तरफ से नियमितीकरण की मांग चली आ रही है। जहां एक और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उपनल कर्मियों के पक्ष में फैसला दिया है, तो वहीं सरकार की ओर से अब शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। ऐसे में विपक्षी दल कांग्रेस उपनल कर्मियों के समर्थन में उतर आया है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने आवास पर 1 घंटे का मौन व्रत रखा। वहीं उन्होंने कहा कि उपनल कर्मियों के साथ राज्य सरकार धोखा और अन्याय कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि हमने भी उपनल कर्मियों को एक रास्ता सुझाया था। अन्याय भी है। आप अपने कर्मचारियों के साथ कैसे अन्याय कर सकते हो? हाईकोर्ट ने एक रास्ता सुझाया है, उसको मानना चाहिए। पहले हमारी सरकार ने भी एक रास्ता बनाया था जिसको उपनल कर्मियों ने उसमें नहीं माना था। यदि मान लेते तो आज तक सारे उपनल कर्मी नियमित हो जाते। लेकिन अब जो भी है उन्होंने, और हमारे जो अंशकालिक टीचर हैं, अतिथि शिक्षक, ये लोग उस समय हमारे वो उजाड़ू बल्दों के कहने पर भड़का आ गए और इसलिए गलत रास्ता पकड़ लिया उन्होंने, और उसका फल आज अब ये सरकार या हमारे फॉर्मूले को माने या जो हाईकोर्ट ने कहा है उस फॉर्मूले को मान ले। मगर मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ हूँ, इसीलिए मैंने आज उपवास भी रखा था। फिर से ये दूसरी बार उपवास रखा। ये धोखा। उधर बीजेपी विधायक विनोद चमोली सरकार की ओर से आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए प्रोटोकॉल, शिष्टाचार, आचार एवं व्यवहार नियमावली तैयार नहीं की जाती, तब तक वो किसी भी ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। मुख्य सचिव को भेजे पत्र में विधायक विनोद चमोली ने लिखा कि राज्य में आयोजित होने वाले सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों के शामिल होने के लिए प्रोटोकॉल, नियमावली बनाए जाने की जरूरत है। आपको बता दें कि राज्य स्थापना दिवस की रैतिक परेड के दिन पुलिस लाइन में अग्रिम पंक्ति में सीट न मिलने पर विधायक चमोली नाराज हो गए थे। देखिए, स्थापना दिवस के दिन जिस तरह का व्यवहार वहां पर हुआ कार्यक्रम स्थल पर, वो निश्चित तौर पर एक सोचने का विषय है। उसने मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा किया कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों खड़ी होनी चाहिए जिसके कारण कि मुझे वहां से जाना पड़ा, और बाद में प्रशासन और शासन भी असहज हुआ मेरे जाने से। तो मुझे लगा कि जो शिष्टाचार और आचार व्यवहार में जनप्रतिनिधियों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो कोई सुस्पष्ट उसका निर्धारण नहीं हो रखा है, जिसके कारण इस तरह की परिस्थितियां आती है। और मैं देख रहा हूँ, वर्षों से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, तो अक्सर ये समस्याएं खड़ी होती हैं। वो प्रधानों के साथ भी होती हैं, तो बीडीसी मेंबर के साथ भी होती हैं, तो ब्लॉक प्रमुख के साथ भी होती हैं, जिला पंचायत सदस्य के साथ भी होती हैं, जिला। उधर लक्सर सीएचसी परिसर में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति के तहत ब्लॉक स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर बाल विकास अधिकारी, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विधायक मोहम्मद शहजाद ने सीएचसी में सुविधाओं के विस्तार का भरोसा दिलाया। उन्होंने घोषणा की है कि वो हर महीने 5 गाँव में समिति की बैठक में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करेंगे। सरकारी कार्यक्रम जो हैं उनमें कहाँ कमी रह गई, कहाँ पे आपकी मदद की, जनता की मदद की ज़रूरत है, तो उसको सुदृढ़ करने का काम जनसंवाद के थ्रू किया जाना है। जैसा कि विधायक जी कह रहे हैं, हमारे यहाँ से भी एक टीम हर एक कोई ना कोई मेंबर ज़रूर जाया करेगा हर मीटिंग में, जो महीने में हुआ करती है उनकी बीएचएसएनसी की बैठक। उसमें ये देखा जाएगा उपस्थित है कि नहीं, उसको रजिस्टर किया जा रहा कि नहीं, रजिस्टर मेंटेन हो रहा कि नहीं हो रहा, उसमें सारे लोग उपस्थित हुए कि नहीं, और उसमें सैनिटेशन और हेल्थ से रिलेटेड सारी बातें हुई कि नहीं हुई, और वो किस तरह से क्रियान्वयन उसका हो रहा है, तो उसको देखने की पूरी कोशिश की जाए। ये बहुत ही अच्छे कार्यक्रम है, कोई कार्यक्रम खराब नहीं होता, बस हटते वो ज़मीन पर सही उतरे। और मैं समझता हूँ कि मैं प्रधान, बीडीसी और भाई ब्लॉक प्रमुख हैं और अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, अगर हम सब मिल के कार्य करें, एक दूसरे के बजाय कमेंट करने के, हम एक गांव में जाएं और वहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त करें,
तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कार्यक्रम चलेगा और चलना भी चाहिए। सरकार अगर खर्चा कर रही है तो जनता को लाभ मिलना ही चाहिए और मैं इसके लिए तैयार। उधर लक्सर के खानपुर में सड़क हादसा हुआ। 3 झोटा बुग्गियों को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने जाम लगाकर कार्रवाई की मांग की है, तो ट्रक चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति को संभाला। तो लक्सर के खानपुर में ये सड़क हादसा हो गया। 3 झोटा बुग्गियों को ट्रक ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि हादसे में एक व्यक्ति गई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने जाम लगाकर कार्रवाई की मांग की है, तो ट्रक ड्राइवर पर कड़ी कार्रवाई की मांग यहां पर ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उच्च न्यायालय के कार्यकारी प्रमुख न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और प्रशासनिक न्यायाधीश पंकज पुरोहित ने किया। कार्यक्रम में रजिस्ट्रार जज, जिला जज, सिविल जज समेत कई लोग मौजूद रहे। चीफ जस्टिस की तरफ से शिविर में लगाए गए स्टॉलों का भ्रमण भी किया गया। इस दौरान चीफ जस्टिस ने बताया कि प्रदेश भर में अलग अलग शिविरों के माध्यम से कानून की जानकारी दे रहे हैं, जो काफ़ी ज़रूरी भी है। जिला जज ने कहा कि उत्तरकाशी जिले में 80% मामले NDPS, पॉस्को और फैमिली से रिलेटिव हैं। शिविर में पहुंचे मां और बहनों को उनकी तरफ से अपील की गई कि बेहतर शिक्षा के साथ साथ अपने घर में घरेलू शिक्षा का भी होना आवश्यक है, ताकि फैमिली संबंधित और नशे के मामले में बढ़ोतरी ना हो। उधर सार्वजनिक स्थानों पर जाम छलकाने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। दून पुलिस शहर के अलग अलग हिस्सों में अभियान चलाकर जाम छलकाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसमें अब तक 1800 से ज़्यादा चालान किए गए हैं, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा धनराशि अब तक वसूली गई है। तो SSP देहरादून अजय सिंह ने तमाम चौकी प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि जाम छलकाने वालों के साथ ही शरारती तत्वों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि दून शहर का माहौल खराब न होने पाए। इसके साथ ही लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लग सके। देखिए, ये जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की शिकायत है, चूँकि आमजन जो उन रास्तों से जाते हैं, खासकर कभी टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनकी शिकायत रहती है, लोकल लोग की भी रहती है कि कुछ ऐसे स्थान हैं चिन्हित जहाँ पर लोग गाड़ियों में बैठकर या खुले स्थान पर शराब या मदिरा सेवन करते हैं, और जिससे आमजनों को भी असुविधा होती है। खास इसमें कोई झगड़े होने की संभावना भी रहती है। एक टोका टोकी में हॉट टॉक्स भी होती है, जिसको देखते हुए लगातार ऐसे इलाकों में जो शहर के आउटर इलाके जहाँ पर से शिकायतें थी, लगातार अभियान हमारा चल रहा है। और अभी हमने जो इस अभियान के तहत 1894 लोग का इसमें चालान किया, 5,85,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। तो देखा जाए तो इस तरह सार्वजनिक स्थानों पर मर्यादा भंग करना, चाहे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पर धार्मिक स्थलों की मर्यादा भंग करना, तो इसको देखते हुए अभियान चल रहा है और ये आगे भी निरंतर। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां देर रात तक दून पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है। तो SSP देहरादून के निर्देशों पर संपूर्ण जनपद में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न वाहनों के चालकों की एल्कोमीटर से जांच की गई। शहर में रात में शराब पीकर हो रही दुर्घटनाओं के मद्देनजर पुलिस द्वारा ये सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने सभी मार्गों पर चेकिंग की। इस दौरान स्थानीय पुलिस, यातायात पुलिस और CPU की विभिन्न टीमें तैनात की गई। तो देहरादून में एक बाइक पर 5 लोगों के जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का SSP ने संज्ञान लिया, वहीं तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मोटरसाइकिल को सीज किया गया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले के साथ दून पुलिस सख्ती से निपट रही है। उधर हरिद्वार में सत्यापन अभियान तेज हो गया है। सत्यापन न कराने वाले मालिकों पर कार्रवाई की जा रही है। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर सत्यापन अभियान तेज कर दिया गया है। पुलिस ने सिडकुल थाना, रानीपुर कोतवाली, गंगनहर और लक्सर कोतवाली क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया। अभियान के तहत किराएदारों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई। सत्यापन न कराने वाले मकान मालिकों पर जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस की इस मुहिम को क्षेत्रीय नागरिकों से समर्थन मिल रहा है। मकान मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने किराएदारों का सत्यापन समय पर सुनिश्चित करें।
उधर हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर खुलेआम शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ पूरे जनपद में छापेमार कार्रवाई की गई। तो एसएसपी के निर्देश पर श्यामपुर थाना प्रभारी और उनकी टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी की। श्यामपुर क्षेत्र में विभिन्न होटल, ढाबों और शराब के ठेकों के बाहर विशेष अभियान चलाया गया। छापेमारी से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अलग अलग जगहों से ऐसे 35 लोगों को दबोच लिया जो खुलेआम जाम छलका रहे थे। सभी को पकड़कर थाने लाया गया और सबका चालान भी काटा गया। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उधर काशीपुर में उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्र ने क्षेत्र की जनता की फरियाद सुनी, जिसमें एक महिला ने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने परमानेंट जॉब लगाने के लिए युवती और उसकी सहेली से करीब 8.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। एसएसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को निर्देशित किया कि मामले का अतिशीघ्र खुलासा किया जाए, जिस पर पुलिस ने एसओजी और पुलिस टीम बनाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि मंगलवार का दिन श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा काशीपुर एएसपी ऑफिस में सुनवाई के लिए नियत किया गया है। वहाँ पे विभिन्न फरियादियों के द्वारा अलग अलग प्रकरणों में अपनी फरियाद रखी गई थी। उसी में एक पीड़िता द्वारा अपना एक प्रकरण बताया गया था कि उसमें एक लड़का जो कि मैट्रिमोनियल साइट पे उससे सबसे पहले दोस्ती करता है, उसके बाद से उसको शादी का झांसा देता है और वो अपना परिचय ये देता है कि वह फार्मासिस्ट के पद पे है सरकारी अस्पताल हल्द्वानी में और उसकी ऊंची लेवल पे जान पहचान है। उसने अपना भी जो नियुक्ति है वो इसी माध्यम से कराई है, तो तुम कुछ पैसों का इंतजाम करो तो मैं तुम्हारी भी सरकारी नौकरी दिला दूंगा। इस पे जो हमारी फरियादनी है, जो पीड़िता, वो विश्वास करती है और अपने पास से लोगों से कर्ज लेकर के जो अपने पास जमा पूंजी थी वो लगभग 3.5 लाख रुपए और इसी तरीके से लगभग 5.5 लाख रुपए के करीब में वो अपनी एक देहरादून कोई लड़की है उसके माध्यम से इसको दिलाई। इस तरह से ये 8,57,000 रुपए ले लेता है और लेने के बाद यह व्यक्ति उनको ब्लैक लिस्ट पे डाल देता है, उनके फोन नहीं उठाता। उधर हरिद्वार और बिजनौर वन विभाग ने संयुक्त अभियान में 2 वन तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी उस गिरोह का हिस्सा है जो लंबे समय से हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जंगलों में खैर के पेड़ों का अवैध कटान कर रहे थे। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में अहम जानकारी मिली है। रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि अब तक गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले 4 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। हमारे प्रभागीय वन अधिकारी महोदय और हमारी उप प्रभागीय वन अधिकारी महोदय के निर्देशन में यहाँ विभिन्न रेंजों में टीमों का गठन किया गया था और साथ में हमारे द्वारा 9 नवंबर को यहाँ पे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। उसी के क्रम में हमारे द्वारा एक अंतर्राज्यीय गिरोह का आज पर्दाफाश कराया गया है और इसमें हमारे द्वारा बिजनौर रेंज साथ में क्षेत्र अधिकारी लक्सर मैडम का भी साथ लिया गया इसमें पूरे प्रकरण में और साथ में 2 बंदों को गिरफ्तार करा गया है। एक जो अभियुक्त है वो गिरफ्तार करा गया है आपका दापकी कला गांव से और एक अभियुक्त जो है। उत्तराखंड में बढ़ते नशे के प्रचलन को रोकने के लिए उत्तरकाशी जनपद के उडरी गांव के लोगों ने एक अच्छी पहल की है, जिसके तहत ग्रामवासियों ने शराब प्रतिबंध को लेकर मीटिंग रखी। ग्राम प्रधान और ग्रामवासियों ने एक बैठक का आयोजन कर शादी विवाह आदि कार्यक्रम में शराब पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पास किया, जिसके अंतर्गत कोई भी परिवार या व्यक्ति कोई भी समारोह कार्यक्रम में शराब नहीं वितरित करेगा। अगर किसी भी कार्यक्रम में शराब के सेवन की शिकायत मिलती है तो उसके कार्यक्रम में भी ग्रामवासी शामिल नहीं होगा। साथ ही उस परिवार पर 50,000 रुपए का जुर्माना दंड के रूप में लगेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए। नमस्कार।